नमस्कार, जासिदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। लॉजिकल और रैशनल रूप से मैनेज करना इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स की एक जटिल प्रक्रिया कहलाई जाती है। सत्ता का खेल और कुछ विकसित देशों द्वारा विकासशील और अविकसित देशों में नेचुरल रिसोर्सेज और कंज्यूमर मार्केट का शोषण मामले को जटिल बनाता है। आप देखें कि 2014 से पहले भारत को भारी कीमत पर हथियार और अन्य ऑब्सोलेट मशीनरी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यह एक ऐसी स्थिति थी। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हम देखते हैं कि भारत की राय को गंभीरता से लिया नहीं जाता था और भारत के इंटरनल मैटर्स में अनावश्यक विवाद और बयान जारी किए जाते थे, हालांकि आज भी होते हैं। जब बीजेपी ने 2013 में नरेंद्र मोदी को अपना पीएम चेहरा नामित किया तो कई बुद्धिजीवियों, मीडिया और विपक्षी दलों ने भी चिंता व्यक्त की। 2014 में प्रधानमंत्री बनने पर विदेश मंत्री को सही ढंग से संभालने में उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए थे। हार्शेस्ट क्रिटिक जो थे वो भी आज स्वीकार करते हैं कि मोदी सरकार, भारत सरकार विदेशी संबंधों, वैश्विक नीतियों और मुद्दों को सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित करती है, उसे मैनेज करती है, जैसा कि पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। पीएम नरेंद्र मोदी, लेट सुषमा स्वराज जी और वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर को उनकी पॉलिसीज, उनके बैलेंस्ड, काम और वैश्विक अच्छे सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के इरादों के लिए दुनिया भर से आज वाहवाही मिल रही है। कहते हैं कि नीति न केवल महाशक्तियों और विकसित देशों के साथ संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए है, बल्कि डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को समान महत्व देने के लिए भी है। अब जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुने जाने के बाद नेपाल का दौरा करते समय प्रदर्शित किया था। पाकिस्तान को छोड़कर आज हम देखते हैं कि पड़ोसियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने में प्राथमिकता और सहायता वो दे रहे हैं। पड़ोसी राष्ट्र पहले के बैनर तले भारत के पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों को भी दोगुना कर रहा है। पीएम मोदी की इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म कॉन्सेप्ट, जो कई देशों की वास्तविकता को पहचानती है और एक्सेप्ट करती है कि सभी देशों के सुझावों का आदर होना चाहिए, सिर्फ कुछ गिने चुने देशों का नहीं, और तभी वैश्विक एजेंडे को सही मायनों में आकार मिलेगा। तो अब ऐसा लगता है कि ये जो नॉन अलाइंड पॉलिसी है भारत की, ये जो निर्गुट नीति है, ये अब निखरती चली जा रही है। ये पुरानी नीति जरूर है, लेकिन जो अब तक इंटरनेशनल फोरम पर भारत का वर्चस्व देखते हैं तो आज हम पाते हैं कि दूसरे विकसित देश आज कहते हैं कि भारत, आप स्टैंड लो, आप पोजीशन मत लो, आप ढुलमुल रवैया मत अपनाओ, थोड़ा सा इधर भी और थोड़ा सा उधर भी नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो आज ये नॉन अलाइंड नीति है, ये जो निर्गुट नीति है, जिसका पालन हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा किया जा रहा है, वो एक अच्छा बदलाव ला रही है और लाभ भी पहुंचा रही है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है। आइए हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज में हाल ही के कुछ आए जो बड़े बदलाव हैं उनको ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से जानते हैं। आज हम देखते हैं कि रूस को भारत की सलाह भी है, रूस के वो साथ भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। जब ये यूक्रेनी इन्वेजन हुआ तो उस समय रूस को बातचीत पर लौटने की सलाह दी। आप याद कीजिए, समरकंद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पीएम ने ये सलाह दे डाली, और ये तब हुआ जब रूस ने भारत को कहा था कि आपको स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, आप यूएन में जाके कभी इधर के तो कभी उधर के नहीं, आपको आप एब्सटेन करने से कुछ नहीं होगा। ऐसी धमकी तक रूस से आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद रूस को बातचीत पर लौटने की सलाह भारत की ओर से दी गई और भारत की ओर से तब रुख जो है वो तटस्थ रहा, स्टेबल रहा। आज जब हम भारत अमेरिकी संबंधों की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो तेल आयात से नाराज जरूर है भारत से, कि आप एक तरफ रहें, आप आयात करेंगे तो पैसा उन्हें रूस को मिलेगा और रूस जंग के लिए और पैसे बहाएगा। लेकिन यहां भी भारत की तटस्थता को आप देखें, निर्गुट नीति को देखें। अमेरिकी वित्त मंत्री जो भारत अब आ रही हैं और वो कहती हैं कि भारत अमेरिका के बीच
व्यापार में बढ़त की संभावनाएं हैं और भारत अमेरिका इस दौरान आर्थिक और वित्त साझेदारी कार्यक्रम में हिस्सा भी लेगा। पिछले महीने भारतीय वित्त मंत्री ने भी अमेरिका का दौरा किया था, यानी कि बिजनेस, और ये वही डिक्टेट कर रहा है। आप देखेंगे कि दोनों देशों के बीच 2021-22 में रिकॉर्ड $119.42 बिलियन रहा। इसी काल में अमेरिका से निर्यात भी हुआ है और अमेरिका को आयात भी बढ़ा है। यूक्रेन रूस वॉर के बीचों बीच कई प्रतिबंध अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भी लगाए और उसके बावजूद तेल आयात हो रहा है। तो भारत की ओर से वेस्ट से आज प्रेशर जरूर बढ़ा है, लेकिन भारत का रुख क्या है वो जग जाहिर है। भारत यहां कहता है कि हमने अपने नागरिकों के हित में फैसले लिए हैं। अब आप देखेंगे G20, इसके लोगो और इसकी वेबसाइट को हाल ही में लॉन्च किया गया है। भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, दिसंबर में इसकी अध्यक्षता मिल जाएगी। तो इस बार G20 भी भारत का मंत्र, यहां पर जो उसका मंत्र है वो है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। आपको यहां पर कुछ रिएक्शंस भी दिखाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जो सम्मेलन हुए इंटरनेशनल फोरम पे, उसमें विभिन्न मसलों पर जो है ग्लोबल लीडर्स का भी क्या कुछ कहना रहा है भारत को लेकर। आइए एक नजर डालते हैं। Partnership between our countries, between India and the United States, is simply one of the most consequential in the world. It's vital to addressing virtually every global challenge that our people face, whether it's health security, climate change, food security, upholding a free and open international order, to name just a few. Over the past years, we have made real progress in elevating that partnership bilaterally. It has been underpinned by a very close ally relationship over many decades. We've never had any difficult issues. We've always supported each other. And that is happening right now, and I'm sure this will be the case in the future as well. With a delegation to review our cooperation, to see how we can take it forward, to create a long-term sustainable basis, I think says most of all. For us, Russia has been a steady and time-tested partner, and as I said, any objective evaluation of our relationship over many decades would confirm that it has actually served both our countries very, very well. So if it has served my country very, very well for many decades, I think you can see the obvious interest and commitment I would have in keeping that relationship strong and steady. As regards, the oil supply issue, first of all, there is a stress on the energy markets. Okay, this is a stress which has been created by a combination of factors. But as today the world's third largest consumer of oil and gas, a consumer where the levels of income are not very high, it is our fundamental obligation to ensure that the Indian consumer has the best possible access on the most advantageous terms to international markets. And in that respect, quite honestly, we have seen that the India-Russia relationship has worked to advantage. So if it works to my advantage, I would like to keep that going. एक प्रतिमान बदलाव की यहाँ पर बात हम देखते हैं कि पाकिस्तान से निकलने वाले आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करना हो या फिर संघर्ष क्षेत्र में फंसे अपने प्रवासी भारतीयों को बचाना भी हो, चीनी आक्रमण का विरोध करना हो या यूक्रेन में रूस के युद्ध के बाद एक जटिल वैश्विक संकट से निपटना हो, कैसे भारत सरकार की विदेश नीति ने एक सोर्स के रूप में आज काम किया है, कैसे भारत की लुक ईस्ट नीति को और अधिक आक्रामक एक्ट ईस्ट नीति में बदला गया है, तमाम परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्ट्रेट टॉक के स्ट्रेट सवाल हमारे दर्शकों के लिए भी, ताकि आप भी हमसे जुड़ सके और अपनी बात अपने तरीके से रख सकें इस फोन के माध्यम से। आइए सीधा उन सवालों पर भी नजर डालेंगे। आज के इस विषय पर आप जो भी बात रखना चाहें, भारत की इस निर्गुट नीति की, भारत की इस बदलती विदेशी नीति की बात कीजिएगा। हम अपने कॉलर से भी अनुरोध करेंगे कि आंतरिक देखिए जो मसले हैं हम उनसे इतर, आज हम बाहरी जो मसले हैं
और उसको किस तरीके से भारत ने मैनेज किया हुआ है, खासकर आज फिलहाल ही के साल में, इस साल में, हम आज इस पर बात करेंगे और हम चाहेंगे कि आप उस परिप्रेक्ष्य में, उस पर्सपेक्टिव में अपनी बात हमारे साथ रखें। द क्वेश्चन इज कि इज इंडियाज नॉन अलाइंड पॉलिसी फ्लरिशिंग? क्या भारत की नॉन निर्गुट जो नीति है, क्या वो निखर रही है? यदि आपका जवाब हाँ में है तो इस प्रतिमान बदलाव पर आपके क्या विचार हैं? भारत की नॉन अलाइंड पॉलिसी से भारत को क्या हासिल हुआ है? आप अपने विचार हमारे साथ जरूर रखें, कॉल करें, अपनी राय दें इस पर भी कि भारत सरकार की विदेश नीति की सफलता से दुनिया में आज क्या संदेश गया है। पहले क्योंकि सिर्फ प्रेशर बनाया जाता था, लेकिन आज प्रेशर दिया भी जा रहा है और यही वजह है कि आज दुनिया भारत को सुनती भी है और ग्लोबल लीडर्स आज हर इंटरनेशनल फोरम पर भारत की बात करते हैं, भारत की साथ की बात करते हैं। एक ट्रेड सेंस जो है वो आ चुका है। उस परिप्रेक्ष्य में आप जो भी बात अपनी रखना चाहें हमें तुरंत कॉल करें। इन बिटवीन द प्रोग्राम यू कैन जॉइन अस एट एनी टाइम। मेरे साथ थोड़ी देर में एक बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। आप उनसे यदि कुछ सवाल करना चाहें, यदि उन तक अपनी बात कुछ पहुंचाना चाहें तो बेझिझक बेबाक राय आप हमें आज के इस विषय पर इस प्रोग्राम के माध्यम से रख सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। अमेरिका से मेल भी, रूस से तेल भी, यूक्रेन की फिक्र भी, शांति का जिक्र भी, यूरोप को सलाह भी और अब G20 की राह भी, यानी कि एक प्रतिमान बदलाव भारत की इस विदेश नीति पर। इंडिया फॉरेन पॉलिसी अ फ्रेंड टू ऑल की आज बात हो रही है। कहते हैं कि अगर किसी भी देश की नीति में स्पष्टता नहीं होती है तो राष्ट्रीय हितों का नुकसान निश्चित होता है। सो आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, वो अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। भारत की निर्गुट नीति निखरती हुई दिखाई देती है और भारत की हमेशा से फॉरेन पॉलिसी रही है कि हम किसी एक के होके ना चलें, किसी एक की तरफ ना झुक जाएं। तो इस नीति से एक निरंतर बदलाव क्या कह रहा है दुनिया से, आज इसी पर स्ट्रेट टॉक हो रहा है। और ये टॉक करने के लिए आज मेरे साथ इस वक्त विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। ब्रह्मदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार। इट्स गुड टू हैविंग यू ऑन द शो। आज हम भारत की निर्गुट नीति की बात कर रहे हैं, एक नॉन अलाइंड पॉलिसी की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली वी कैन से कि वाहवाही हो रही है, हित को आगे रखकर दूसरे देशों के साथ। कहते हैं ना कि कंपैटिबिलिटी, एक सामंजस्य बैठाकर जब कोई देश चलता है तो ये जो पॉलिसीज़ हैं वो एक अच्छा मैसेज ही देती हैं। तो भारत आज उसी दिशा में चल रहा है, वो भी बिना हे दृष्टि के, क्योंकि शांति का जिक्र भी हो रहा है और साथ ही साथ सलाह भी हो रही है और एक अच्छी राह पर भी इस वक्त चल रहा है। तो जिस नीति की आज हम बात कर रहे हैं, ये नीति पुरानी जरूर है, लेकिन हम देखते हैं कि ये नीति बदल रही है और निखर भी रही है। तो इस पर आपका सबसे पहले टेक लेंगे। देखिए, भारत की विदेश नीति बेशक इस दौर में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई है, लेकिन जो ये निर्गुट नीति है दरअसल ये वैश्विक शांति का प्रतीक है। और जो भारत की विदेश नीति है, किसी भी देश की जो विदेश नीति है, वह उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है कि उस देश में कोई राजनीतिक दल आंतरिक तौर पर कितना सशक्त है। देखिए, हमारी निर्गुट नीति जब शुरुआत हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू सत्ता में थे, देश के पहले प्रधानमंत्री। उनके पास पूर्ण समर्थन था, एक बड़ा समर्थन था देश का, और यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका को आंखें दिखाने का साहस करते थे। वे जो वैश्विक महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा है उनसे इतर भारत का अलग मार्ग तलाशते थे और उसको सफल हुए। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो वो उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू की निर्गुट नीति थी जिसमें शांति का पुट था, उसको आक्रामक तौर पर सामने लाई
और 1971 में रूस से हमारी 20 वर्षीय सुरक्षा संधि हुई। यही कारण है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक बांग्लादेश बना दिया और कहते हैं कि भूगोल कभी बदलता नहीं है, लेकिन भूगोल बदलने में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कामयाब हो गई। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, उनके पास पूर्ण समर्थन था, और जब उनके पास पूर्ण समर्थन था तो उसका प्रभाव यह पड़ा कि जब श्रीलंका ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की और श्रीलंका में तमिलों पर अत्याचार कर रहे थे, तो राजीव गांधी ने भारतीय विमानों को श्रीलंका की सीमा में भेजकर और वहां पर भोजन के पैकेट गिरवाए थे। इसके बावजूद कि श्रीलंका ने कहा था कि यदि भारतीय विमान श्रीलंका की सीमा में आते हैं तो मार गिराएंगे, लेकिन उससे राजीव गांधी बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। यही कारण था क्योंकि राजीव गांधी की जो सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार के पास पूर्ण समर्थन था। लेकिन जब 1989 के बाद जो एरा शुरू होता है, उस एरे में गठबंधन सरकारों का एक नया दौर शुरू होता है, और उस दौर में जब वीपी सिंह की सरकार होती है, चंद्रशेखर की सरकार होती है, जो इसलिए गिरा दी जाती है क्योंकि जो इराक युद्ध था, इराक पर जो अमेरिका ने हमला किया था और अमेरिकन विमानों को तेल भरने के एवज में विरोध करने पर चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी जाती है। तो वो जो काल था, आप देखिएगा 1989 से जो शुरू होता है काल, तो तकरीबन 2014 तक गठबंधन सरकारों के दौर थे। हालांकि बीच में मनमोहन सिंह सरकार थी जिसकी विदेश नीति भी बेहतरीन रही, लेकिन उसके बावजूद वह समर्थन हासिल नहीं था जो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन हासिल हुआ। देखिए, जब कोई सरकार पूर्ण समर्थन की सरकार होती है तो कम से कम उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि विपक्षी दल क्या सोचते हैं या जो छोटे मोटे क्षेत्रीय दल क्या सोचते हैं, क्योंकि वे जानती है वो सरकार कि इससे सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। और यही बात है कि जो मोदी सरकार की विदेश नीति पर प्रतिबिंबित हो रही है। जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया के वैश्विक मंचों पर न केवल भारत की बात को बेहतर तरीके से रख रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास से उस नीति को संचालित कर रहे हैं, क्योंकि जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ किसी व्यक्ति की इमेज का सवाल नहीं होता है। देखिए, कभी कभी पोस्ट प्राइम होती है, कभी पर्सन प्राइम होता है। हमने देखा है कभी कभी आप प्रधानमंत्री के तौर पर ले लें या पर्सन के तौर पर, लेकिन जो नरेंद्र मोदी है वो इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक मजबूत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसके बावजूद हम रूस से तेल को खरीद रहे हैं। इस पर जब सवाल उठाए जाते हैं तो जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर वो जवाब देते हैं कि यदि यूरोप गैस खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं खरीद सकता। तो ये जो नीति है, निर्गुट नीति है भारत की, यह निर्गुट नीति भारत की विदेश नीति का आधार है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई है। यह सशक्त रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आए हैं। बदलाव ये हुए कि जब भारत में कमजोर सरकार होती है तो नीति भी कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन यदि पूर्ण समर्थन की सरकार है तो फिर ये बेहतरीन तरीके से सामने आती है। जी, प्रतिमान जो एक बदलाव है वो देखने को मिलता है। ठीक है, आपने कुछ समयों को कंपेयर किया है कि बीच में एक बड़ा डाउनफॉल आया, लेकिन उसके बाद अब ये जो निर्गुट नीति है वो प्रखर हो रही है, प्रबल हो रही है। अगर हम ये समझना चाहें आपसे कि उस निखरते निर्गुट नीति जो प्रखर भी है, प्रबल भी है, इसका लाभ जो है वो किस तरीके से इस साल खासकर देखने को मिला है, तो उसे आप किस तरीके से रखेंगे? देखिए, बेशक बहुत दिलचस्प सवाल किया है आपने कि निर्गुट नीति का लाभ भारत को कहां पर मिलता है। जी देखिए, बहुत जब भारत आजाद हुआ तब कहते थे दुनिया में 2 रास्ते जाते हैं, एक मॉस्को जाता है और एक वाशिंगटन जाता है। मतलब या तो दुनिया को अमेरिका के साथ खड़े होना है या दुनिया को रूस के साथ खड़े होना है। भारत ने कहा नहीं, हमें दोनों रास्तों पर नहीं जाना है, हम तटस्थ रहेंगे और जहां पर न्याय के लिए बात होगी उस न्याय के साथ हम चलेंगे। जी तो जो नेहरू के दौर से जब न्याय के साथ चलने की हमने बात कही तो उसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया के जो 2 रास्ते थे जो युद्ध की ओर धकेलते थे, उसमें एक बीच का रास्ता बना जो शांति की बात करता था, और यही निर्गुट नीति थी। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन पर जब सवाल उठाए गए कि आप अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, तो यह प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास था, या यूं कहें कि भारत के महान लोकतंत्र का आत्मविश्वास था कि उन्होंने एक समिट में पुतिन से यह कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। और उसके बाद
जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा तो पूरी दुनिया की कई समिट में जो दुनिया भर के शिखर नेता हैं उन्होंने इस बात के लिए मोदी को अप्रिशिएट किया जी। तो ये जो निर्गुट नीति है इसका लाभ यह है कि आप युद्ध का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि हम नहीं बने। हम ना तो यूक्रेन को हथियार दे रहे थे, देखिए आप, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार दे रहा है और पाकिस्तान रूस के साथ बैठने की बात भी करता है। इमरान दोनों तरफ रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया उस दिन इमरान खान उनके साथ थे और यही कारण है कि उस देश में देख लिया अस्थिरता आ गई, क्योंकि अमेरिका ने फौज पर दबाव डाला और इमरान खान को सत्ता से हटना पड़ा। अब देखिए कितनी अस्थिरता पाकिस्तान में। लेकिन जब है भारत ने इस निर्गुट नीति को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है और भारत हथियार जैसी मदद किसी की करता नहीं है, भारत किसी को हथियार देता नहीं है, लेकिन हाँ भारत ये पेशकश जरूर करता है कि हम जो है जब भी आप शांति की बात करेंगे हम उसके साथ होंगे। और यही कारण है, आप देखिए ना कि अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध पैराडिग्म चेंज के साथ क्या क्या लाभ मिला है, मैं उस पर आपसे डिटेल से और जानना जरूर चाहूंगी ब्रह्मदीप जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। यूक्रेन में रशियन इन्वेजन के बाद ये युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने अपनी विदेश नीति में एक स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की एक अपनी क्षमता का प्रदर्शन जरूर किया है, जिसकी आज बात इस प्रोग्राम में हो रही है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद बनी परिस्थितियों में दुनिया दो खेमों में बंटी चली गई, लेकिन भारत ने हाल ही में ये भूमिका निभाई है और वो उसकी ही बदलती सोच का परिणाम है। विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलोने जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। ब्रेक में जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इंडिया हैज गॉट फ्रॉम इंडियाज नॉन अलाइंड पॉलिसी। आप उसके लाभ की बात कर रहे थे, हम उसे थोड़ा पहले कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर अगला सवाल लेंगे। देखिए बिल्कुल, तो इस दौर में जो भारत ने नीति का फायदा कैसे उठाया, हाँ, जब भारत की नीति पर सवाल उठाए गए कि भारत रूस का समर्थन कर रहा है, तो भारत ने बहुत स्पष्ट कहा कि भारत जो है, जो भारत के राष्ट्रीय हित हैं, भारत उसी के साथ आगे जाता है। भारत के राष्ट्रीय हित किसमें? भारत के राष्ट्रीय हित इसमें है कि जो भारत के लोग हैं उनका बेहतर तरीके से विकास कैसे हो सकता है, दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। अब देखिए, भारत अमेरिका के साथ क्वाड का मेंबर है, भारत जो है अमेरिका के साथ कूटनीतिक रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है, भारत सामरिक तौर पर अमेरिका के साथ रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वहीं भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है। इसके साथ ही साथ भारत जो है रूस के साथ सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश भी है। अब भारत ऐसा सामंजस्य बिठा रहा है और दुनिया वो मानने के लिए मजबूर क्यों है? बहुत स्पष्ट है, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे पहली बात। दूसरा, भारत में एक लोकतंत्र है और तीसरी बात यह है कि भारत की जो सरकार है इस समय, नरेंद्र मोदी सरकार है, वो पूर्ण समर्थन हासिल एक ऐसी सरकार है जो वैश्विक मंचों पर भारत के मुद्दों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाती है। और इसका फायदा हमको इस प्रकार से मिल रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में देखिए, दुनिया की जो आप G20 को ले लें, G20 की मेजबानी भारत को मिली है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो 85% व्यापार है वो GDP देश है, उसमें फ्रांस जैसे देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, बहुत जो बड़े बड़े इंडोनेशिया जैसी जो देश है, उन सब का जो नेतृत्व है कौन करेगा? भारत करेगा। तो भारत को इसका लाभ मिल रहा है और लाभ मिलने के कारण ही भारत जो है अब आगे बढ़कर दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति भी बन गया है। लेकिन सबके साथ देखिए, ये अर्थ के साथ साथ अर्थ एक महत्वपूर्ण स्थान जरूर होता है अर्थ का, लेकिन उसके साथ साथ कई अन्य एस्पेक्ट भी होते हैं कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा किस प्रकार से कर पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चीन को जवाब देने के लिए, चीन को दबाए रखने के लिए हमको अमेरिका का साथ भी चाहिए और हमें रूस का साथ भी चाहिए। तो देखना है कि चीन को चुप कर सकता है रूस कर सकता है, वहीं पर चीन पर जो दबाव डाल सकता है वो अमेरिका डाल सकता है। बहुत दिलचस्प है और बहुत अच्छी चीज है कि नरेंद्र मोदी सरकार
इस मोर्चे पर बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और यही कारण है कि हम पाकिस्तान को दबाने में भी कामयाब हुए हैं। हम चीन को दबाने की ओर भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम जो है हिंद महासागर में अपनी नीति को भी सशक्त कर रहे हैं और हमने गलवान घाटी में जिस प्रकार से चीन को जवाब दिया है, जो हम भारत और चीन की जो सीमा है उसमें जिस प्रकार से हम जवाब दे रहे हैं, प्रतिबिंबित है कि हम निर्गुट नीति का कितनी बेहतरीन तरीके से फायदा उठा निर्गुट नीति का प्रोफेसर ब्रह्मदीप जी, इसकी आलोचना भी बड़ी हुई है ना। हम देखते हैं कि बात ये हुई कि ये कैसी पॉलिसी है, कि ये किस तरीके की पॉलिसी पर चल रहा है। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें, जिसमें उनका अपना अगर हित ना हो किसी भी चीज में, तो वो एक साइड हो जाता है। उसे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अब भारत की जो नीति रही है नॉन अलाइनमेंट, भारत नॉन अलाइनमेंट के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है। मतलब हम सबसे उतनी ही बात करेंगे जितनी की जरूरत है, यानी कि एक सेल्फ एश्योरेंस जो है वो यहां पर दिख रहा है। देखिए गीत जी, हम निर्गुट नीति हमारी खूबी भी है और हमारी मजबूरी भी है। देखिए, ये अमेरिका से हम अपनी तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है। अमेरिका एक जो है वो विकसित राष्ट्र है और भारत की हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति जरूर है, लेकिन जब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो 95% लोग हैं उनकी आप आय को ले लें, 5% लोगों की आय को ले लें, हम 100% आय की बात करते हैं तो हम आर्थिक महाशक्ति कहलाए जाते हैं। लेकिन हकीकत में हम इस देश में गरीबी की कमी नहीं है, इस देश में कुपोषण की कमी नहीं है, इस देश में बेरोजगारी की कमी नहीं है। तो हमको इस बात को नेहरू ने समझा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को समझा था कि यदि भारत जो है महाशक्तियों के साथ चला जाएगा तो हम देश का आंतरिक विकास नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि निर्गुट नीति को मानकर हम सभी देशों की मदद ले सकते हैं। भारत की जब शुरुआत हुई थी तो भारत को अमेरिका से भी मदद लेना थी, हमको अनाज देना पड़ता था और हमको रूस की मदद भी लेना पड़ती थी। आज सबसे अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने वो जो नीति थी, जो बीच में गठबंधन सरकारों के दौर में जो ढुलमुल नीति हो रही थी और जिसके कारण देश का जो विकास है वो प्रभावित हो रहा था, वो देश का विकास जो अवरुद्ध हुआ था वो पुनः तेजी से दौड़ने लगा है। और वह जो चेक एंड बैलेंस, जो नियंत्रण और संतुलन स्थापित कर भारत को जो आगे बढ़ाना था, तो अब भारत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम अमेरिका की मदद भी ले रहे हैं, हम रूस की मदद भी ले रहे हैं, हम फ्रांस की मदद ले रहे हैं, हम जर्मनी की मदद ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम चाइना के साथ, चीन के साथ भी, चीन हमारा एक बड़ा आर्थिक पार्टनर है, इस बात से हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद आर्थिक संबंधों के बाद भी चीन को हम यह संदेश देने में कामयाब हुए हैं कि हम आपके बूते, आप ही नहीं है जो हमारे देश को इतनी मदद देंगे तो हम आर्थिक तौर पर चलते रहेंगे। यदि आप नहीं भी हुए तो भी यह देश अपनी गति से दौड़ेगा और यही निर्गुट नीति का भारत फायदा उठाने में कामयाब रहा है। अब जब हम इन बिटवीन हम ट्रेड सेंस की भी बात करते हैं तो हम आज भी ये फील करते हैं, देखिए सब अच्छा है लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें अभी भी बहुत बड़ी कमियां हैं। जैसे कि जब दूसरे देशों के साथ व्यापार करने की बात आती है, ट्रेड सेंस बनाने की बात आती है, तो उसमें भारत अभी भी मोल भाव नहीं करता है। क्या आप इसे फील करते हैं? देखिए कि भारत जो है मोल भाव करने की स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे भारत ने अभी तेल को लेकर बहुत स्पष्ट कहा कि हम रूस से तेल खरीदेंगे और हम सस्ते दामों में तेल खरीदेंगे, मतलब कि हम मोल भाव करने की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे। लेकिन अभी हमारे देश को आर्थिक मोर्चे पर बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे जैसे हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, और यही कारण है कि जो सरकार की नीतियां हैं, मेड इन इंडिया ले लें आप, मेक इन इंडिया ले लें आप, या जो नीतियां चल रही इसीलिए चल रही है कि हम जितने आत्मनिर्भर होंगे हम उतना मोल भाव कर पाएंगे। अभी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप मेडिकल को ले लें, आप पुर्जों को ले लें, कंप्यूटर के पुर्जों को ले लें। भाई आप देखिए दुनिया भर में हमारे जो सॉफ्टवेयर जो विशेषज्ञ हैं वो दुनिया भर में मांग है, लेकिन उसके पुर्जे खरीदने के लिए हम ताइवान पर निर्भर है, हम चीन पर निर्भर है, हमको बहुत सारी चीजें चीन से लेना पड़ती है। यदि हम आज कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर तौर पर स्वदेशी हथियार विकसित करेंगे, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी लेने के लिए हम आज पर फिर रूस पर निर्भर है।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी जो आत्मनिर्भरता है, हमारा जो प्रोडक्शन है हमारे देश में आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम मोलभाव की नीति को आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम यह नहीं भूल सकते कि भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ ही साथ भारत एक ऐसा देश है जहां पर गरीबों की एक बड़ी तादाद बसती है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर पिछड़ों की एक बड़ी तादाद है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सामाजिक न्याय की स्थिति जो है उसको पूरा करने में अभी भी सामाजिक असमानता से बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इस हिसाब से ब्रह्मदीप जी, अगर हम ये समझना चाहें कि भारत की जिस विदेश नीति की आज हम बात कर रहे हैं, जो निखर हो रही है, निखरता उसमें आ रही है, उसके आखिर हैं कितने स्तर? अगर हाल फिलहाल की बात की जाए, अगर इस सरकार की बात की जाए जो पूर्ण बहुमत में भी है और जिस तटस्थता के साथ वो आगे बढ़ रही है, दूसरे देशों के साथ एक कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रही है, तो उनकी ये जो विदेश नीति है वो कितने स्तरों में बटी हुई है और अभी फिलहाल वो किन किन चीजों पर केंद्रित है, खासकर किन किन चीजों पर वो सेंटर्ड है, उसे आप किस तरीके से समझाएंगे? देखिए, फिलहाल जो भारत की नीति, इस दौर में जो विदेश नीति है, बहुत स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए भारत कोई भी किसी से समझौता नहीं करेगा। यदि राष्ट्रीय हित पूरे नहीं होते उसके इतर जाके समझौता नहीं करेगा। और न केवल देखिए, राष्ट्रीय हित अपनी जगह होते हैं जिसको हम वैश्विक मंचों पर व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन जयशंकर है वो वैश्विक मंचों पर, जो भारत के विदेश मंत्री वैश्विक मंचों पर मुखर होकर इसे व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, कई सालों के बाद देखने में आया है कि कोई देश कैसे विदेश मंत्री आए जो मुखर होकर कहते हैं। क्योंकि सुषमा स्वराज एक अच्छी विदेश मंत्री जरूर थी, लेकिन वह बातों को विनम्रता से रखती थी। लेकिन जो जयशंकर है वो आक्रामक तरीके से रखते हैं, एक दो टूक होती है उनमें। मैं आपने एस जयशंकर जी का जिक्र कर ही दिया है, क्योंकि आप जैसे कहने कि बहुत से अच्छे विदेश मंत्री, अच्छे वक्ता रहे हैं, लेकिन हर एक में अलग अलग खूबियां थी। जब हम विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करते हैं तो अभी मुझे याद आता है कि एक चौथे रामनाथ गोयनका में उन्होंने लेक्चर दिया था कि भारत के आगे बढ़ने में रुकावट दुनिया की बाधाएं नहीं है बल्कि हमारी ही नीतियां हैं। तो देखा जाए तो उनके भाषण ने भारत की विदेश नीति का एक तरीके से संवेदनहीन ऑडिट कर दिया। तो कई मायनों में एस जयशंकर का ये जो भाषण है एक केंद्रीय दस्तावेज बन गया है, जिस पर आने वाला समय है उसमें शायद भारत की विदेश नीति को आंका जाएगा। आप इसे भी किस तरीके से देखते हैं? ब्रह्मदीप जी, मैं इस पर आपका टेक जरूर लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल मुझे कमांड आ गई है, तो छोटा सा ब्रेक पहले लेंगे, उसके बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। भारत की विदेश नीति में प्रतिमान बदलाव की आज बात और प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हम बात कर रहे थे विदेश मंत्रियों की जो अभी तक बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं, और इस तरीके से हम देखें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर तमाम मसलों पर, क्योंकि अभी हाल ही में वो मॉस्को में भी थे और तमाम सम्मेलनों के तहत उन्होंने तमाम मुद्दे भी वहाँ पर रखे थे, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो रूस से तेल खरीदने की बात हो, यूक्रेन शांति की बात हो, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात रखी। तो विनम्रता भी दिखाते हैं और दो टूक भी सुना देते हैं। तो हम देखते हैं कि उनके भाषण ने अभी तक भारत की विदेश नीति का एक तरीके से संवेदनहीन ऑडिट कर दिया। तो कई मायनों में एस जयशंकर का ये जो भाषण है एक केंद्रीय दस्तावेज आज बन गया है, जिस पर आने वाले टाइम में शायद भारत की विदेश नीति को आंका जरूर जाएगा या फिर आंकना शुरू हो चुका है। महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए, अभी तक आप देखिए जयशंकर के पहले विदेश मंत्री कौन? सुषमा स्वराज जी। उसके पहले कौन? आप जब खूब याद करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको विदेश मंत्री याद करने के लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ेगी। देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू, वो विदेश नीति को अपने पास रखते थे जी। उसके बीच का जो एरा आया है, मतलब विदेश मंत्री को याद करना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन से पुराने विदेश मंत्री थे। एस जयशंकर के बनने के बाद और जिस प्रकार से वो दुनिया के मंचों पर अपनी बात रख रहे हैं, उससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि आने वाली जो सरकारें हैं वो अपने विदेश मंत्री बनाने के समय इस बात को अवश्य सोचेगी कि विदेश मंत्री कोई राजनीतिक पद नहीं है जिसको किसी भी राजनीतिक नेता को उठाकर भारत का चेहरा बना दिया जाए और किसी नौकरशाह या किसी अधिकारी का उपयोग करके भी भारत की विदेश नीति को सामने बेहतरीन तरीके से लाया जा सकता है। देखिए, एस जयशंकर कोई राजनेता नहीं है। हमको नहीं पता कि वो कहां से चुनाव लड़कर आए हैं।
या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। नेता के बतौर जयशंकर को नहीं जाना जाता, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रतिभा का जिस प्रकार से मोदी सरकार उपयोग कर रही है वो बेहतरीन है जी। और यही कारण है कि आने वाले समय में जो देश के विदेश मंत्री होंगे, एस जयशंकर ने जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में उच्च प्रतिमान स्थापित किए हैं, अपने राष्ट्रीय हितों को बेहतरीन तरीके से विभिन्न वैश्विक मंचों पर रखा है, उससे न केवल उनका आत्मविश्वास सामने आता है, लेकिन उनका नॉलेज भी सामने आता है। और यही नॉलेज और जो आत्मविश्वास है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। और आने वाले समय में एस जयशंकर है, उनका विदेश मंत्री जो है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो आने वाले जो सरकारें हैं उन पर भी प्रभाव डालेगा। और सरकारें मजबूर होकर यदि ऐसे लोगों को सामने लाती है जो भले ही राजनेता नहीं हो, लेकिन उनकी प्रतिभा का उपयोग वैदेशिक मामलों में बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाला समय याद करेगा कि देश में एक बेहतरीन विदेश मंत्री भी आए थे जिनका नाम एस जयशंकर है। हम समझ सकते हैं कि एक अनुकूल परिस्थिति जो है वो भारत के लिए इस वक्त बनी हुई है, जब वैश्विक व्यापार की बात भी आ जाए या अन्य जो है कहीं सेक्टर्स की बात भी आ जाए, जिसके तहत भारत जो है वो कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश दूसरों देशों के साथ, बड़े देशों के साथ कर रहा है। लेकिन इस दिशा में भारत को और आगे किन चीजों के ख्याल रखने की जरूरत है, या फिर उनके लिए कुछ चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है इस दौर में बेशक विदेश मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी वैदेशिक नीति अच्छा काम कर रही है। मोदी जी के दौर में देश का एक अच्छा चेहरा सामने आ रहा है, सशक्त तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन चीन को लेकर जो हमारी नीति है, चीन को लेकर हमें बेहद आक्रामक नीति के साथ चलना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन जिस प्रकार से 1962 से लगातार भारत की सीमाओं की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, हम चीन को रोकने में कामयाब हो गए ऐसा हम नहीं कह सकते। और दूसरी बात कि चीन को अकेला भारत इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि जो चीन है एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है, चीन एक आक्रामक देश है जी। खासकर जब तक चीन की बहुत स्पष्ट नीति है कि चीन चाहता है कि सरहद के जो मामले हैं या जो सीमा के मामले हैं उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाया जाए। भारत इस नीति पर लगातार पिछले तकरीबन 2 दशकों से तो चल ही रहा है, लेकिन भारत को क्वाड के साथ मिलकर और आक्रामक तरीके से आने की जरूरत है। देखिए अभी कई मंचों पर हमने चीन का समर्थन करते हुए हम नजर आए हैं, जबकि चीन जो है, चीन बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा देता है। हम आखिर ताइवान का समर्थन क्यों नहीं करते? हम चीन की एक पॉलिसी जो वन चाइना पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी को हम चुनौती क्यों नहीं देते? हम हांगकांग में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चीन पर दबाव क्यों नहीं डालते? देखिए ये ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हमारी खामोशी जो है, हमारे देश की खामोशी या हमारे देश के जो शीर्ष नेता है उनके चीन को लेकर जो वैश्विक मंचों पर खामोशी होती है, उस खामोशी को तोड़ना पड़ेगा। आपने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, एक सवाल भी किया था मुझसे कि भारत जो है अभी भी दूसरे देशों से इस नीति पर कब आएगा कि जो चाहेगा वही करवाएगा। तो देखिए इस मोर्चे पर चीन को लेकर जो हम जब तक मैकमोहन रेखा को लेकर चीन से समझौता नहीं कर लेते और चीन को उसको मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, तब तक भारत की किसी भी सरकार की विदेश नीति की सफलता नहीं हो सकती। क्योंकि चीन को लेकर लगातार 1962 से हम चुनौतियों से जूझ रहे हैं और वो चुनौतियां बदस्तूर जारी है। चीन पर जब दबाव डाल दिया जाएगा, चीन जिस दिन मैकमोहन रेखा को मान लेगा, उस दिन जो कराकोरम वाला इलाका है वो भारत में आ जाएगा। जो चीन का जो ट्रेड को लेकर एक नया व्यापार, जो नया मार्ग सिल्क रोड जो वापस बना रहा है, उस सिल्क रोड को हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के विरोध के बावजूद चीन में जो है दुनिया भर के नेता वहां पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने चीन जिस प्रकार से नया ट्रेड रोड बना रहा है दुनिया भर में, उसका समर्थन किया था। तो अभी भारत को बहुत आक्रामक तौर पर
आगे बढ़ने की जरूरत है, खासकर चाइना को लेकर, और इस नीति पर अभी एस जयशंकर को काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। प्रोग्राम को ऑलमोस्ट ये अब इसका समापन करने का जो है वक्त आ गया है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं जल्दी से आपसे लूंगी और चाहूंगी कि आप उसका थोड़ा सा हमें कुछ समय में ही आप उसका जो जवाब हमें दे, 2-3 मिनटों में। ये डेफिनेटली ये हमारे लिए, भारत के लिए गर्व की बात है कि G20 की राह पर अब भारत चल रहा है। दिसंबर में उसकी जो है अध्यक्षता उन्हें मिल जाएगी। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि भारत के लिए कितना बड़ा मौका है, कितना बड़ा एक अवसर है ये अब अपने आप को और आगे लाने में? जी, भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि भारत जो चीन की आर्थिक दादागिरी है इस क्षेत्र में और इवन दुनिया में और भारत में, उससे भारत कैसे मुक्ति पा सकता है। भारत कैसे जो सेंट्रल एशिया के अन्य देश हैं या पूर्वी यूरोप के अलग देश हैं या जो पश्चिम के देश हैं, उन देशों से संबंधों को मजबूत करके आर्थिक तौर पर भारत जितनी चीन पर निर्भरता कम करेगा, उतना न केवल भारत के लिए फायदा होगा लेकिन पूरी दुनिया के लिए फायदा होगा। तो यह जो G20 वाला जो समिट भारत में होने वाली है या जो G20 के देशों के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, तो इसको भारत को न केवल आर्थिक तौर पर सशक्त करने के तौर पर देखने की जरूरत है, लेकिन यह भी देखना है कि चीन जिस प्रकार से जो गरीब देश है उनको मदद कर रहा है, मदद करने के बाद किस प्रकार से उन पर अतिक्रमण कर रहा है। और आप देखिए श्रीलंका को लेकर श्रीलंका कितनी मदद थी, और श्रीलंका हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, उसके बाद अब समुद्र की ओर चीन जो है आगे बढ़ता जा रहा है और भारत की सुरक्षा जो संकट में डाल दिया है। तो भारत को मजबूत होकर चीन का जो दादागिरी है उसको कैसे तोड़ता है, मुझे लगता है कि G20 को हमको इस तौर पर एक बेहतरीन अवसर के तौर पर देखने की जरूरत है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलोने जी, आपने इस पूरे कहीं निर्गुट नीति पर आज इस तरीके से प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए भी और चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक पैराडिम चेंज की हमने आज बात की है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, लेकिन व्यूअर से भी वही अपील जो हम हमेशा करते हैं, आप अपने विचार, अपने फीडबैक जो है हमें दे सकते हैं info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा आज के इस एपिसोड को लेकर, और इसी के साथ इजाजत भी लेंगे। कल एक नए विषय के साथ होंगे हाजिर स्ट्रेट टॉक में। फिलहाल दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।